पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेनरेन और सिस्टर जाओ दोनों शैनमू पीक के अंदर आ चुके थे। वहां पर आने के बाद सिस्टर जाओ को ये डाउट लग रहा था कि असल में मास्टर जेन के साथ क्या हुआ, तो वो उनके बारे में जानकारी निकालना चाहती थी। इसी वजह से उसने उस डीमन को भी बचा कर रखा था ताकि क्या पता फ्यूचर में कोई सुराग ढूंढने में वो डीमन उसका साथ दे दे। लेकिन जैसे ही जेनरेन को पता चलता है कि सिस्टर जाओ ने डीमन की लाश को बचा कर रखा है, तो वो सीधा का सीधा उस लाश को जला देता है ताकि यहाँ पर किसी को सच्चाई का पता ना चल सके। इस चीज को देखकर सिस्टर जाओ एकदम हैरान रह जाती कि अचानक से जेनरेन को क्या हुआ, इसने इस लाश को क्यों जला दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जेनरेन कुछ चीज छुपा रहा है जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानती। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शैनमू पीक का सीन देखते हैं जहाँ पर बिल्कुल एक सुहानी सी सुबह थी और सुबह सुबह के टाइम पर लिन लकड़ियों को काट कर कुर्सियां बनाने का काम कर रहा था ताकि ये कुर्सियां वो जेनरेन को गिफ्ट कर सके। लिन की कुर्सियां बनाने की कला को देखकर साफ लग रहा था कि मानो वो एक बहुत ही अच्छा लोहार है जो बहुत बढ़िया तरीके की कुर्सी बनाने का काम करता है। कुर्सी बनाने के साथ साथ लिन वहाँ पर हमें उसके बारे में बता रहा होता है कि आखिर उसका बचपन कैसा गुजरा। वो कहता है मेरे बचपन के टाइम पर मास्टर फेंग जो है वो मुझसे थोड़ा सा ही बड़ा था, करीब 1 से 2 साल का ही वो बड़ा होगा। हम दोनों एक हिसाब से भाई ही हैं, एक ही फैमिली में बड़े होकर यहाँ तक के आए हैं। लेकिन बचपन से ही मास्टर फेंग को ज्यादा भाव दिया जाता था और मुझे उतना भाव नहीं दिया जाता था। मुझे बिल्कुल एक नौकरों की तरह रखा जाता था, डेली के काम कराए जाते थे और उतना प्रैक्टिस पे भी नहीं ध्यान दिया जाता था। इसी वजह से मैं अपना कल्टीवेशन बचपन के टाइम पे उतना हाई लेवल का नहीं कर पाया और जब यहाँ पर मास्टर फेंग ने अच्छी कल्टीवेशन हासिल कर ली तो उसे यहाँ से किंशन सेट के अंदर भेज दिया गया ताकि वो वहाँ जाकर और अच्छे से मेहनत करे तो वो काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो सकता है। इसी वजह से आज वो एक पीक का मास्टर बन चुका है और मैं अभी तक के ऐसे ही भटक रहा हूँ। यही वजह है कि मैं मास्टर फेंग से हमेशा से नफरत करता था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आज मुझे उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती जितना कि उसको मिल रही थी। लेकिन ये अच्छा हुआ कि इसी नफरत ने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी और मैंने भी अपना कदम कल्टीवेशन की दुनिया में बढ़ा दिया। मैंने मेहनत की और उसके बाद आज जो कुछ भी थोड़ी बहुत टेक्निक और थोड़ी बहुत पावर मेरे पास है वो मैंने अपने खुद के दम पर सीखी है। और जब मैं भी कल्टीवेशन करने लगा तब मुझे हान ने सेक्ट में जाने का मौका दिया ताकि वहां जाकर मैं भी अच्छे से कल्टीवेशन वगैरह सीख पाऊं। लेकिन जब से मैं जेनरल से हारा हूँ मानो कि मेरी दुनिया ही बदल गई हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं आगे क्या करूँ। मुझे बस जो चीज दिखाई देती है वो सिर्फ जेनरल है। ऐसा लगता है कि वही मेरी नैया पार करा सकता है और कोई नहीं करा सकता। इसके बाद वहाँ पर लिन जेनरल की बताई हुई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा था। वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जिस तरह से जेनरल ने अपनी स्वॉर्ड को चलाया था उसके साथ फाइट करने के दौरान तो वो उसी तरह से स्वॉर्ड चला रहा होता है ताकि वो भी जेनरल की तरह अपनी स्वॉर्ड की स्पीड बढ़ाकर उतना ही अच्छे से स्वॉर्ड चला पाए जैसा कि जेनरल चलाया करता है। लिन यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहा था और काफी हद तक कि उसकी स्वॉर्डमैनशिप के अंदर इंप्रूवमेंट भी आ गया होता है। वो पहले से भी अच्छी तरह से यहाँ पर स्वॉर्ड को चला पा रहा था। इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे वो और अच्छे से वहाँ पर प्रैक्टिस करने लग गया था ताकि वो खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सके। जिस वजह से जहाँ लोग उसकी उतनी ज्यादा इज्जत नहीं करते थे वो अपनी सारी खोई हुई इज्जत को वापस हासिल कर लेगा। लिन हमें यहाँ पर आगे बताता है कि जब मैं यहाँ पर कंपटीशन के अंदर जेनरल से हारा था तो उसके बाद मास्टर फेंग ने मुझे बहुत चिल्लाया और बहुत डांट लगाई। उसके बाद उसने जबरदस्ती मुझे भेज दिया अंडरवर्ल्ड के अंदर ताकि मैं वहाँ जाकर डिसेबल बन जाऊं। पूरी तरह से उसने मेरा नाता तोड़ दिया बाहर की दुनिया से। लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रहना चाहता था। मुझे अपनी जिंदगी अंडरवर्ल्ड के अंदर नहीं गुजारनी है। मुझे उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तभी मुझे ये तरीका मिला कि मैं यहाँ से जेनरल के पास चला जाता हूँ। अगर वो मुझे अपना डिसेबल बना ले तो मैं शैनमू पीक के अंदर रह सकता हूँ। इसी के बाद से मैं वहाँ से भाग निकला और जेनरल के पास आया जिसने मुझे यहाँ पर रहने की जगह दी और अब से मैं यहीं पर हूँ और जेनरल को ही अपना मास्टर एक्सेप्ट कर चुका हूँ। वही मुझे जो सिखाएगा मैं वही सीखूंगा। इसके बाद लिन दोबारा से लकड़ियों से कुर्सियां बनाने के काम पर लग जाता है। और इसके साथ साथ ये भी डाउट हो रहा था कि मैंने जेनरल के ऊपर भरोसा तो आंख बंद करके कर लिया है, लेकिन क्या वो सही इंसान होगा जिसने अपनी पावर छुपा के रखी और अचानक से इतनी ज्यादा पावर अनलीश कर दी कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाया। मुझे जेनरल पे गुस्सा नहीं आता लेकिन मुझे उससे एक हल्की सी जलन भी है कि आखिर कोई बंदा इतनी ज्यादा पावर छुपाने के बाद एक साथ सबको अपनी पावर दिखा के हक्का बक्का कर सकता है। मानता हूँ कि जिस राह पे अब मैं निकल चुका हूँ वहाँ पर एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अब मैं यहाँ से पीछे नहीं हटने वाला। मैं कभी नहीं जाऊंगा यहाँ से। अब मेरी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो यहीं से होगा। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर फेंग आ जाता है जो इतना गुस्से से यहाँ पर लिन को देख रहा था उसकी कोई हद नहीं थी। लिन यहाँ पर डरते हुए फट से मास्टर फेंग को ग्रीट करता है, लेकिन उसे याद आता है कि नहीं, अब तो मैं इसके पीक का डिसेबल भी नहीं रहा और मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गया तो मुझे इसे ग्रीट करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं करूंगा इसे ग्रीट, देखता हूँ ये क्या ही कर लेता है। वो भी पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर मास्टर फेंग को देखना शुरू कर देता है। मास्टर फेंग बिल्कुल हैरान था कि इसके तो मिजाज ही बदल गए, आखिर इससे क्या हो गया। वो वहाँ पर लिन से कहता है कि देखो, तुम्हें अंडरवर्ल्ड में भेजने का कोई जबरदस्ती
इरादा नहीं था। तुमने यहाँ पर सबके सामने उस ड्रैगन स्पॉट टेक्निक का जो इस्तेमाल कर लिया ना, उसकी पनिशमेंट की वजह से तुम्हें अंडरवर्ल्ड भेजा गया था। वो भी सिर्फ 3 साल के लिए भेजा गया है। उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा पाओगे। तो तुम्हें वहाँ से भाग कर आने की कोई जरूरत नहीं थी। तुमने वहाँ से भाग कर आने के बाद एक बड़ी गलती कर दी है, जिस गलती की तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मैं जानता हूँ कि मेरी और हान की ही गलती थी जिन्होंने तुम्हें वो ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक को सिखा दिया, और हमने तुम्हें फोर्स किया कि जेन जैसे बंदे के साथ तुम फाइट करो। उसके सामने तुम हारते तो तुमने मजबूरन अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ वापस आ जाओ। बस तुम्हें छोटी सी पनिशमेंट दी जाएगी और उसके बाद तुम 3 साल अंडरवर्ल्ड के अंदर गुजारो। उसके बाद तुम बिल्कुल फ्री हो। तुम्हें जो करना होगा तुम वो कर सकते हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें पूरे सेट के अंदर ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि तुम शेनमू पीक के अंदर आया हो। मैंने इस पे पहले यकीन तो नहीं किया, लेकिन आज जब मैं तुम्हें सामने देख रहा हूँ ना शेनमू पीक के अंदर, तो मुझे इस बात पे यकीन हुआ है। आखिर तुम हर जगह को छोड़कर यहाँ पर ही क्यों आए? ऐसा क्या था यहाँ पर? देखो मैं तुम्हें और ज्यादा फोर्स नहीं करने वाला, जल्दी से मेरे साथ चलो पनिशमेंट का, और उसके बाद वापस से अंडरवर्ल्ड के अंदर चले जाओ। लिन कहता है देखो मैंने यहाँ पर अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया है, तुम्हारा पीक छोड़ दिया, और अब मैं यहाँ पर शेनमू पीक के अंदर शामिल हो चुका हूँ। तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम यहाँ पर आकर मुझे सजा दो। मुझे सजा देने का हक सिर्फ शेनमू पीक का जो मास्टर है ना वही दे सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल मैं शेनमू पीक के अंदर शामिल हो चुका हूँ। मास्टर फैंग कहता है देखो मैं यहाँ पर सेट के रूल के हिसाब से सजा नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने फैमिली के रूल के हिसाब से सजा दे रहा हूँ। तुम हमारी फैमिली के एक मेंबर हो, तो तुम्हें मैं मार कर भी सीधे रास्ते पे ले जा सकता हूँ। इस पर मेरा पूरा हक है। लिन कहता है कि देखो फैमिली, रिश्तेदारी, ये सब की बातें ना तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करती। तुमने यही कहा था शैनलॉ से कि वो उसके साथ हो जाए तो आगे काफी ज्यादा ऊंचाइयों को छू सकता है। तुमने बस यहाँ पर शैनलॉ से झूठ कहा कि वो तुम्हारे साथ हो जाए और जेनरन से दूर हो जाए। बस तुम उन दोनों को दूर करना चाहते थे, तो तुमने यहाँ पर शैनलॉ के दिमाग में झूठी बातें भर दी। इसी वजह से शैनलॉ और जेनरन के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ते जा रही है। तुमने जब दो इतने अच्छे इंसानों को आपस में मिलाने की बजाय अलग कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे साथ चला जाऊंगा? मेरे ऊपर तुम्हारा फैमिली का भी कोई रूल नहीं चलता। मैं पनिशमेंट खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। जो तुम्हें करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को सुनकर यहाँ पर मास्टर फैंग बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो समझ जाता है कि हो न हो इस लिन को जेनरन ने ये भड़काया होगा मेरे खिलाफ, तभी ये ऐसी बातें कर रहा है। तो वो पूरे गुस्से के साथ जेनरन के पास आता है और उसे कहता है कि देख तूने जो ये हरकत की है ना, तू नहीं सोच रहा है कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। मैंने तुझे पहले भी वार्निंग दी है कि तू मेरे काम में टांग मत अड़ा, तो आखिर तूने यहाँ पर लिन को क्यों भड़काया मेरे खिलाफ? जेनरन कहता है देख तू क्या भौंक रहा है ना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तेरी बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने जेनरन को जबरदस्ती पकड़ के नहीं रखा है, लेकर जाना चाहता ना तो लेकर चले जा। तभी वहाँ पर सिस्टर जाओ भी आ जाती है, जिससे मास्टर फैंग ग्रीट करता है, क्योंकि सिस्टर जाओ ने यहाँ पर शेनमू पिक को एक्टिवेट किया और उसी के पास ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड थी। तो अब से यहाँ की जो नई मास्टर है वो बन चुकी है। मास्टर होने के नाते ही मास्टर फैंग यहाँ पर उसको ग्रीट कर रहा था, वरना तो वो वैसे कभी ग्रीट नहीं करता उसको। सिस्टर जाओ कहती कि यहाँ पर आखिर मैटर क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर कैसे आए? मास्टर फैंग बताता है कि मैं यहाँ पर लिन को लेने के लिए आया, वो हमारे पीक से बिलोंग करता है और वो हमारी फैमिली का मेंबर है, तो मैं उसे ले जाना चाहता हूँ। सिस्टर जाओ भी कहती है कि हमने उसे रोक कर नहीं रखा है, वो कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पर है, जब वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए ना तो तुम उसे ले चले जाना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। मास्टर फैंग को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अभी यहाँ पर दोनों के साथ फाइट करना शुरू कर दे, लेकिन ये रूल के खिलाफ होगा तो वो कुछ नहीं करता। जेनरन का बंदर वहाँ पर डंडा लेकर आ जाता है और जेनरन से कहता है कि सरकार मैं डंडा लेकर आया हूँ, क्या इसको पीटना है? क्या पीटना है तो बताओ, ये लो डंडा और इससे मास्टर फैंग की धुलाई कर दो। इस चीज को देखकर पूरे गुस्से के साथ मास्टर फैंग वहाँ से चला जाता है कि मेरा तो यहाँ पर काम नहीं बन रहा, लेकिन मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, बहुत हो गया इन लोगों का, मुझसे पंगा ले रहे हैं तो इसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। उसके जाने के बाद सिस्टर जाओ जेनरन से कहती कि मैंने सुना है ना लिन जो है वो असल में इस मास्टर फैंग का छोटा भाई के हिसाब से लगता है, दोनों रिश्तेदार ही हैं। तो मुझे एक चीज पर डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लिन को यहाँ पर इसके लिए भेजा गया ताकि वह हमारे बारे में जानकारी निकाल कर इन लोगों को पहुंचा सके। ये सब इन लोगों का नाटक होगा, वो बस हम यहाँ पर क्या बातें करते हैं, क्या हरकत करते हैं, इसके बारे में जानना चाहते होंगे। जेनरन कहता है कि अरे यार कितना सोचती हो, छोटी छोटी बात को इतना बड़ा बनाकर तुम खाली सोचने लग जाती हो, थोड़ा दिमाग को शांत रखो, तभी कोई नई चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी, वरना तो तुम्हारे दिमाग में ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनती जाएगी। सिस्टर जाओ कहती है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने का तो मतलब बनता ही है, क्योंकि इतनी सारी चीजें सेक्ट में हो रही है तो मुझे इसकी जानकारी निकालनी है। वो बंदा जिसने अंडरवर्ल्ड के अंदर थंडर सोलवुड को चुराया था उसको तो वहाँ पर अंडरवर्ल्ड के मास्टर ने मार दिया, उसी के साथ एक दूसरा पीक मास्टर आया जो मेरी जान लेना चाहता था। अब उसको किसने भेजा था? यहाँ पर सेट में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिसके बारे में नहीं पता है, इसलिए मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी ताकि जो बात जो मेरे नजर के सामने नहीं आ रही है मैं उसके भी बारे में पता लगा सकूं। जेनरन कहता है कि देखो मैं तुमसे पहले भी कहा हूँ और वापस से कह रहा हूँ कि इस मैटर को इतना ज्यादा अभी हाल फिलहाल ना खोदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी करंट लेवल की पावर है और तुम्हारी करंट लेवल की पावर है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि हम पूरे के पूरे 8 पीक के मास्टर के साथ अगर कुछ
कुछ गड़बड़ी होती है तो मुकाबला कर पाए। इसलिए शांति से प्रैक्टिस करो, अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाओ, खुद का लेवल इंक्रीज करो और उसके बाद जब इस मैटर को खोदना हो ना तो खोद लेना। अगर कुछ होता भी है तब हमारे पास कुछ तो रहेगा कि हम उनसे मुकाबला कर पाए। अभी अगर तुम कुछ गड़बड़ कर लोगी तो वो लोग तो हमारे पीछे ही पड़ जाएंगे और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसके बाद ज़ेनन वहाँ पर सिस्टर ज़ाओ से कहता है कि तुम यहाँ पर टाइपिंग नाम के बंदे को जानती हो कि आखिर वो कौन है। सिस्टर ज़ाओ कहती है कि हाँ, इस किंगशन सेट की मेंबर हूँ तो मैं उसे कैसे नहीं जानती रहूंगी। टाइपिंग जो है वो इस किंगशन सेट का पुराना वाला लीडर हुआ करता था। उसके जाने के बाद यहाँ पर अब इस सेट का दूसरा लीडर बन चुका है, लेकिन इससे पहले वही लीडर था। और यहाँ तक कि ये भी बात है कि टाइपिंग जो है वो मास्टर ज़ेन का बड़ा भाई था। लोगों का तो यहाँ तक कि कहना है कि मास्टर ज़ेन ने जो भी अपनी लाइफ में सीखा था उसे किसी और ने नहीं बल्कि टाइपिंग नहीं सिखाया था। टाइपिंग की सिखाई हुई चीजों की वजह से मास्टर ज़ेन यहाँ पर हेवन में जाने के लायक बन पाए थे। यहाँ तक कि हाल फिलहाल पीक के जितने भी मास्टर है ना, असल में पुराने टाइम पे वो टाइपिंग के ही डिसाइपल हुआ करते थे। टाइपिंग ने यहाँ के हर एक पीक मास्टर को सिखाया है और उसके बाद आज वो इस पोजीशन पे आए हैं। टाइपिंग बहुत ज्यादा कमाल के इंसान थे, उनके जितना पावरफुल इंसान कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा आया कि वो कहीं गायब ही हो गए। उनके बारे में क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, ये किसी को कुछ नहीं मालूम। ज़ेनन बताता है कि सेक्ट लीडर बनने से पहले ना टाइपिंग जो था वो स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर जाकर अपनी प्रैक्टिस किया करता था। वो उसकी सबसे खास जगह थी जहाँ पर वो हमेशा के लिए प्रैक्टिस करता था। इसका मतलब दोस्तों की टाइपिंग जो है ना वो मास्टर ज़ेन का बड़ा भाई है, यानी कि जिस ज़ेनन को हम देखते हैं उसी का बड़ा भाई। लेकिन वो कहाँ गायब हो गया इसके बारे में किसी को कोई नहीं पता। ज़ेनन वहाँ पर बताता है कि अंडरवर्ल्ड के अंदर एक गुफा है और गुफा के जब एकदम गहराई में जाए ना, एकदम डीपेस्ट पार्ट के अंदर चले जाए, तब वहाँ पर आता है स्वॉर्ड प्रिजन और वही जगह थी जहाँ टाइपिंग अपनी प्रैक्टिस किया करता था। वहाँ पर जाना बच्चों का खेल नहीं है। वहाँ पर बहुत ही खतरनाक लोगों को रखा जाता है जो कि क्रिमिनल वगैरह रहते हैं और जिन्होंने अपराध किए रहते हैं। उस जगह की निगरानी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर वगैरह करते हैं। वही आखिरी लोकेशन थी जहाँ पर टाइपिंग को देखा गया था और वो बंदा जिसने थंडर सोलवुड को चुराया था और अंडरवर्ल्ड के पीक मास्टर ने उसकी जान ले ली थी, उसका नाम पुयुन था। उसे भी वहाँ पर मार दिया गया और वहीं पर उसको कैद भी करके रखा गया था, जिसके बाद जैसे वहाँ से भागने की कोशिश किया तो उसकी जान ले ली गई। इतना ही नहीं, जिस डीमन को मैंने जलाया था उसे भी सबसे पहले उसी स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर रखा गया था, लेकिन वो वहाँ से कैसे भाग निकला इसके बारे में भी कोई खबर नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर जाने का रास्ता सिर्फ अंडरवर्ल्ड से ही आता है, लेकिन वो डीमन अंडरवर्ल्ड से उस जगह से बाहर नहीं निकला। तो ऐसा हो सकता है कि स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर अभी भी ऐसी कोई जगह मौजूद है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और वहाँ से स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर से एस्केप किया जा सकता है। उसी जगह से उस डीमन ने एस्केप किया होगा जो तुम्हारे पास आया था। वो डीमन, पुयुन, टाइपिंग, सब चीज का जो मैटर है ना वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिसके बारे में जानकारी निकालनी होगी। लेकिन मैं यहाँ पर सेट के अंदर जाकर किससे भी कुछ नहीं पूछ सकता। अगर पूछा तो मेरा तो काम हो गया, सब लोग मुझ पर ही शक करेंगे। मुझे खुद के दम पर इन सब चीजों की जानकारी निकालनी होगी, तभी मैं जान पाऊंगा कि असल में रियलिटी जिस वजह से मैं हेवन में नहीं जा पाया। इसके बाद शेनमू पीक के अंदर बहुत ही तेज बारिश होने लग जाती है। इस वजह से ज़ेनन एक छतरी लेकर वहाँ से अकेले ही काफी दूर निकल जाता है। वो आगे बढ़ते हुए किसी जंगल जैसे एरिया में आ चुका था जो कि शेनमू पीक के अंदर ही आता है और थोड़ी दूर आने के बाद उसे एक काफी बड़ा सा घर दिखाई देता है जिसके सामने एक मूर्ति रखी हुई थी। ज़ेनन उसी मूर्ति को देख रहा होता है, मानो कि पिछली लाइफ में वो हमेशा यहाँ पर आया करता था और यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद है जिससे ही मिलने के लिए ज़ेनन दोबारा यहाँ पर आया है। जैसे वो वहाँ पर आता है उसे कई सारी वहाँ पर बिल्लियां दिखाई देती जो बड़े गुस्से के साथ ज़ेनन को देख रही थी, क्योंकि वो नहीं जानती कि ये ज़ेनन कौन है। उनकी नजर में वो कोई अनजान बंदा था, इस वजह से वो काफी ज्यादा ज़ेनन के ऊपर चिल्ला रही होती है। ज़ेनन उन सभी बिल्लियों को इग्नोर मारते हुए उसी मूर्ति के पास आता है और वहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि तुम्हें देखे बहुत टाइम हो गया, इतने सालों बाद मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ। मैं तुमसे ये बात जानना चाहता हूँ कि आखिर वो जो पियून था जिसने उस थंडर सोलवुड को चुराया था, तो आखिर उसने उसे चुरा कर किसको दिया था? क्या तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी है? लेकिन मूर्ति के अंदर से कोई जवाब निकल कर नहीं आता। ज़ेनन कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे ना इस रूप में देखकर बिल्कुल भी नहीं पहचान रहे होगे। तुम्हें लग रहा होगा मैं कोई बहरूपिया हूँ या फिर कोई दूसरा ही इंसान हूँ जो यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वही मास्टर ज़ेन हूँ जो कि पहले यहाँ पर रहा करता था। जानता हूँ कि इस बात पे यकीन करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन तुम मुझे देखो और मुझे महसूस करने की कोशिश करो कि मैं वही मास्टर ज़ेन हूँ या फिर कोई दूसरा इंसान हूँ। इतने सालों से हम दोनों साथ में थे, तुम मुझे देखकर पहचान तो गए ही होगे कि मैं वही हूँ। इतने सालों की हम दोनों की दोस्ती तुम ऐसे कैसे भुला सकते हो? अब तो मुझे पहचान लो और सामने आ जाओ। लेकिन अभी तक की मूर्ति के अंदर से कोई बाहर नहीं निकल कर रहा था और न ही वहाँ पर कोई हलचल होती है। ज़ेनन अभी भी जो मूर्ति के अंदर है वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा था कि एक बार आकर बाहर देख तो लो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मैं वही ज़ेन हूँ या नहीं हूँ। तभी आसमान में बहुत तेज की बिजलियां कड़कने लग जाती है और उन बिजलियों के कड़कने के बाद वहाँ
पर मूर्ति के अंदर से एक बिल्ली बाहर निकल कर आती है। और असल में ये जो बिल्ली थी वो पिछली लाइफ में जब मास्टर ज़ेन यहाँ रहा करता था तो वो उसकी पालतू बिल्ली थी। दोनों हमेशा साथ में रहा करते थे और ये बिल्ली कोई मामूली बिल्ली नहीं है, वो एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की डिवाइन थंडर पावर के साथ वाली बिल्ली है। उस बिल्ली के अंदर बहुत ही हाई लेवल की डिवाइन थंडर पावर है जो हल्का सा अटैक करते हुए अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर की जान ले सकती है। उसे ही यहाँ पर ज़ेनन मना कर अपने पास बुला रहा था ताकि उसकी बिल्ली उसे पहचान ले कि वही मास्टर ज़ेन है जो हमेशा उसके साथ रहा करता था। लेकिन वो बिल्ली अभी तक के यहाँ पर मास्टर ज़ेन को नहीं पहचानती, तो वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाती है ताकि वो यहाँ पर ज़ेनन के ऊपर ही अटैक कर दे। इसके बाद जैसे ही बिल्ली का थंडर वाला अटैक ज़ेनन को लगा था वो वहां से उड़कर बहुत दूर फेंका जाता है और सीधा पानी के अंदर जाकर गिर गया था। पूरे आसपास का इलाका वहां पर तहस नहस हो गया होता है, इतनी पावर थी उस बिल्ली के अंदर। मानना पड़ेगा वो कमाल की बिल्ली थी। बिल्ली जब जाकर देखती है कि ये ज़ेनन मर गया या फिर अभी तक की जिंदा है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि ज़ेनन तो वापस से तालाब के अंदर से बाहर निकल कर आ गया था। ज़ेनन वहां पर कहता है कि मुझे पता है कि तुम ना अपना अटैक करके मेरी जान नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि अगर तुम चाहती तो मुझे मार सकती थी, लेकिन तुमने बस मुझ पर अटैक किया, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया कि मेरी जान चली जाए। मुझे पता है तुम मुझे पहचान चुकी हो, बस मुझे यहाँ पर टेस्ट करना चाह रही हो कि मैं अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हूँ या नहीं हूँ जैसा कि मैं पहले हुआ करता था। तो मुझे तुम्हारा रिजल्ट जानना है कि तुमने मुझे अभी तक के पहचाना या नहीं पहचाना, या फिर अभी तक के तुम मुझे कोई अनजान इंसान ही समझ रही हो। वो बिल्ली तो अभी भी यहाँ पर ज़ेनन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी और उसके ऊपर दहाड़ रही होती कि ज़ेनन यहाँ से चला जाए। ज़ेनन उससे कहता है कि बिल्लियों का नेचर ही ऐसा होता है, जब तक उसका ओनर उसके साथ प्यार करे और उसे अच्छे से रखे तो वो बिल्ली बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन जब भी ओनर के साथ प्यार ना करे, उसे खाना वगैरह करने में डिले करे, तो बिल्लियां उसे छोड़कर चली जाती है। तो क्या तुम भी उसी तरह की बिल्ली हो क्या, जो अपने ओनर को भूल जाए जिसके साथ वो हमेशा से रहा करती थी? मैंने तुम्हें बचपन से पाल कर इतना बड़ा किया और तुम मुझे ऐसे ही भूल सकती हो? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मेरे इतने सालों का प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल बस वेस्ट था क्या? इस चीज को सुनकर यहाँ पर वो बिल्ली वापस से ज़ेनन की हो जाती है। उसके सामने खेलने लग गई थी क्योंकि इतने टाइम से वो ज़ेनन को पहचान चुकी थी। बस वो यहाँ पर ज़ेनन के साथ मस्ती करना चाह रही थी ताकि देख सके कि ये ज़ेनन अभी भी वैसा ही है या फिर नहीं है। वो बिल्ली बड़ी प्यारी और क्यूट सी होती है। इस चीज को देखकर ज़ेनन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, मेरी बिल्ली ने मुझे पहचान लिया। वो उससे कहता है कि अगर इस लाइफ के अंदर कभी भी मुझे फ्यूचर में मुसीबत आती है तो तुम मेरा साथ दोगी ना? बोलो दोगी या नहीं दोगी? वो बिल्ली यहाँ पर और ज्यादा ज़ेनन के साथ खेलकर उसे बता रही थी कि हाँ, मैं हर सफर में आपका साथ दूंगी और आपके साथ हमेशा रहूंगी क्योंकि मैं अब आपको पहचान चुकी हूँ। ज़ेनन कहता है कि पोह्युन जो था ने वो थंडर सोल बुट चुराया, मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ पता था, लेकिन वो बेचारा बस वैसे ही बिला वजह मारा गया। उसको भी नहीं मरना चाहिए था। बहुत ज्यादा बातें हैं जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता और ये चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिनकी जानकारी मुझे निकालनी पड़ेगी, वरना मैं धीरे धीरे करते हुए बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इतना कहने के बाद ज़ेनन वहाँ से रिटर्न चला जाता है और उसे जाते हुए वो बिल्ली वहाँ पर देख रही थी। उसको देखते ही देखते बिल्ली की वहाँ पर आंख लग जाती है तो बिल्ली आराम से वहाँ पर सो जाती है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।